हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th। हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। स्टूडेंट्स, कल हमने संविधान के बारे में ये पढ़ा था कि जो संविधान है वो कैसे बना था और उसका मतलब कि उसका कंपोजिशन क्या था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, संविधान सभा के कामकाज की शैली कि काम कर जो संविधान सभा, मैंने बताया था कि जो हमारा असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका निर्माण कैसे हुआ था। आज अभी हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि उसका जो काम करने का तरीका था वो कैसा था। हम कहेंगे बेटा इट वाज ब्रॉडली थ्रोन आउट परफेक्टली, कि इसका जो काम करने का दायरा था वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन हम उसको परफेक्ट ना भी कहें तब भी वो बहुत बड़ा था। इट adopted to frame the constitution and the value its members brought to their deliberations। तो हम इसमें ये कहेंगे कि बेटा इसके अंतर्गत बहुत सारे जो मतलब कि मैंने बताया था इसका दायरा बहुत बड़ा था, और इसमें जो भी चर्चाएं वगैरह होती थी, जो भी इसके अंतर्गत हम काम करने का तरीका पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसके अंतर्गत जो विचार विमर्श थे, ठीक है, इसके विचार विमर्शों की जड़ों में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता के आधार निहित थे, कि जो भी विचार विमर्श उसके अंतर्गत किए जाते थे वही उस संविधान सभा को लोकप्रिय बनाने में या उसके जो काम करने का तरीका है उसको अच्छे बनाने में जुड़े हुए थे। उसके अलावा जो हमारी जो संविधान सभा, बेटा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, संविधान सभा के अंतर्गत सभी बातों का बहुत ही और सभी पूरे जो समाज है उसके हित का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। ये नहीं था कि मतलब कि वॉल नेशन को माइंड में रखकर तब हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया था। उसके अंतर्गत किसी समाज की किसी एक वर्ग के हित को महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि जो हमारा पूरा समाज है, पूरा देश है, उसके हितों की तरफ ध्यान पूरे देश के हित की तरफ उसमें ध्यान दिया जाता था। अगर किसी बात पर सदस्यों के बीच में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उनके बीच में अगर किसी बात को लेकर विवाद भी हो जाता था, तब भी मतलब कि सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुए हो। कहने का मतलब ये है कि वो अपने हितों से ज़्यादा मतलब कि पूरे देश के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। सो स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि देयर वर ऑफन disagreements amongst members, but few of these disagreements could be traced to the member protecting their own interest। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम ये बात कहेंगे कि उसमें हर चीज़ के ऊपर बेटा डिफरेंसेस होते थे, हर चीज़ के ऊपर मतलब कि ध्यान दिया जाता था कि भाई आपका ये कहेंगे कि जो हमारी न्यायपालिका है या ये कहें हमारी जो शासन प्रणाली है वो केंद्रित होनी चाहिए या विकेंद्रित होनी चाहिए। केंद्रित वो होती है बेटा जिसमें जो सारी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो, और विकेंद्रित वो होती है जिसमें जो शक्तियां हैं उसका जो विभाजन है जिसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग हो, इस प्रकार की होनी चाहिए। राज्यों के जो संबंध है वो आपस में कैसे होने चाहिए, हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की तरफ इसमें जो हमारी असेंबली है, जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें ध्यान दिया जाता था। सो स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी ये इशू हैं इनकी तरफ मतलब कि उसमें बड़ी क्या कहते हैं गहराई से इनके ऊपर डिस्कस किया जाता था, और साथ में मतलब कि एक ऐसा टॉपिक हमारा सार्वभौमिक
जो मताधिकार था, वही एक ऐसा टॉपिक था जो बिना किसी मतभेद के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल कर लिया गया था। जो सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार है, इसमें आपको ये तो पता होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है कि भाई हर व्यक्ति में किसी के साथ मतलब कि उसको उस व्यक्ति को किसी के साथ लिंग, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसको मतलब कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है उसको मतलब कि 18 वर्ष का होने के पश्चात उसको मत डालने का जो अधिकार है वो दिया जाएगा। तो ये था हमारा सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। तो जो यूनिवर्सल सरफेस था आपका, उसको छोड़ के और जितने भी हमारे मैटर थे सभी के ऊपर इसके अंतर्गत डिस्कशन हुआ था। तो बेटा इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बातचीत होती थी, विचार विमर्श होते थे, अगर कोई उसके ऑपोजिशन में कोई कानून बन रहा है, उसके ऑपोजिशन में कोई बोल रहा है, तो उसको भी बेटा उन सारी बातों को रिकॉर्ड करके बाहर रखा जाता था, ताकि मतलब कि अगर किसी ने उसके बारे में नेगेटिव बोला है तो उसका क्या रीजन है, उसका भी कोई कारण होता होगा। तो इन सारी चीज़ों की तरफ उसमें बड़ा सोच विचार के और ध्यान से ये मतलब कि बहुत ही सोच समझ के उसका जो निर्माण है वो किया जाता था। और उसके बाद इसमें जो चर्चाएं हैं और उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिया जाता था। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रोसीडिंग या कार्यविधि, कि उसका जो काम करने का तरीका था वो क्या क्या था। बेटा उसका जो काम करने का तरीका था वो ये था कि अभी हमने बताया काम का पहला जो टॉपिक था वो था कामकाज की शैली, कि किस प्रकार वो काम करते थे और उसको काम को कार्य रूप कैसे देते थे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो हमारे 8 मेजर कमेटीज़ का गठन किया गया था, बड़ी बड़ी 8 कमेटियाँ थी, जिसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था। उस टाइम पर जो उसके मेन मेंबर्स थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, और इन कमेटियों की ये सारे अध्यक्षता करते थे कि भाई 8 कमेटी बना दी, 8 के मेन मेंबर्स थे और उनको बता दिया कि वो उसके हेड हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने अपने जो जो उनको कार्य क्षेत्र दिए हुए थे वो काम करते थे। उनके अंदर काफ़ी एक दूसरे के विचारों में भी काफ़ी मतलब कि वो होती थी, खासकर जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं या ये हम कहें सॉरी जो भीमराव अंबेडकर थे, जो गांधी जी थे, उनके विचारों में भी आपस में काफ़ी डिफरेंसेस थे, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे जो रूल्स है या बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने डाला। इसी तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, हम कहेंगे 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, इन दिनों में जाके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा बनकर तैयार हुआ। और इसमें इस दौरान इनकी 166 डेज तक जो इनकी मीटिंग्स हैं वो चली, और इतने दिन में इन्होंने मिलकर जो हमारा संविधान है उसका निर्माण किया। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा, वो टॉपिक आता है हमारा कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत थी क्या थी। राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत थी, अब मैं बता देती हूँ बेटा, कोई भी संविधान है केवल जो अपने बलबूते पर नहीं बनता, उसको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारा संविधान है उस पर जो सबसे ज़्यादा जो असर हुआ था वो हुआ था संविधान के ऊपर जो हमारी क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर हुआ था, क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था, हमारा जो देश है वो गुलाम था, उसके ऊपर
मतलब कि काफ़ी मतलब कि अंग्रेज़ों ने अधिकार कर रखा था और भारतीयों को के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। तो जो भी हमारा नेशनलिस्ट उस टाइम पे मूवमेंट थे, उनका असर हमारे संविधान के ऊपर साफ साफ दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट से मतलब कि के दौरान से जो पहले से ये हो गया था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमने पहले ही ये सोच विचार कर लिया था उस टाइम पीरियड के दौरान कि तब हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे तो उनमें हम इन चीज़ों को डाल देंगे। जैसे कि हमारा है द शेप एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया should have the value, it should uphold the inequalities, it should overcome unfogged in those debates were given their final forms in the constitution। कि कहने का मतलब ये है कि भारत का जो स्वरूप थी, संरचना थी, किन मूल्यों को का समर्थन करना चाहिए, असमानताओं को कैसे दूर करना चाहिए, ये सारी बातें मतलब कि जो हमारा संविधान है उसमें उसको अंतिम रूप दिया गया कि हाँ भाई हम इन चीज़ों को शामिल करेंगे। दूसरा हम ये कहें कि जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उनके द्वारा जो हमारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा उसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी उनको भी भारतीय संविधान में, जैसे कि हमारा इक्वलिटी, लिबर्टी या हमारा डेमोक्रेसी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे उसी टाइम पीरियड के दौरान से हमने सोच ली थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम शामिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स, संस्थागत व्यवस्थाएं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ था इसमें इसको एक तरह से संतुलित रूप से ये काम करे, सही ढंग से ये काम करे, इसके लिए इसको विभिन्न जो संस्थाएं हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनमें एक तरह से इनको क्या कर दिया था कि डिवाइड कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, या हम कहें कि हमारा सेंट्रल लेवल या हमारा जो स्टेट लेवल है इसमें जो हमारी पावर्स है उनका डिवीज़न कर दिया था, ताकि जो हमारा जो संविधान है जो बनकर तैयार हुआ है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और वो अपना काम सही ढंग से करे। उसके अलावा हम एक और चीज़ इसमें जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यही नहीं कि खाली मतलब कि अपने देश के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के दौरान जो बातें उभर कर सामने आई थी उनको ही शामिल किया या और कुछ, उसके अलावा जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया बेटा, कि ये देखा बेटे इनका संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा है, और उनसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली। जैसे कि एज अ एग्जांपल मैं बताती हूँ, ब्रिटेन के संविधान से सार्वभौमिक मताधिकार को, आयरलैंड के संविधान से आपके जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लिया गया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता को, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने दूसरों के देशों का संविधान का से ली। उसके अलावा हम एक और बात बोलते हैं कि एक क्वेश्चन आता है हमारी नज़र में कि क्या इस वजह से हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक तरह से नकलजी बोलेंगे, नकलजी बोलेंगे, या ये कहेंगे कि उसने बहुत सारी चीज़ों की नकल की। नहीं बेटा, जो हमारे देश के लिए जो ठीक चीज़ें थी, जो उचित थी और जो हमारे लिए बेटर थी, या उन्होंने वो चीज़ें एज इट इज भी ले ली कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और उनको तब लिया। इस वजह से हम अपने जो देश के संविधान निर्माता उनको नकलची नहीं कहेंगे। जो हमारे देश के लोगों के लिए सही चीज़ें थी उनको उन्होंने लिया। तो सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा था काम करने का तरीका क्या था, तर्क वितर्क। जो सबसे मेन तरीका था वो ये था, तर्क वितर्क, या हम ये कहेंगे विचार विमर्श। विचार विमर्श, हर एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से देखा गया, विचार विमर्श किया गया, एक सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार को छोड़कर हर चीज़ को मतलब कि सोच विचार कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। साथ में कार्य करने की जो विधि थी वो कैसी थी कि मिलकर सब काम करते थे। 8 कमेटीज़ में 8 कमेटी में उसको डिवाइड कर रखा था,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने मिलकर उनकी अध्यक्षता की और उसके हमारे संविधान का निर्माण किया। और हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का पड़ा, और उस टाइम पर के दौरान स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ों को हमने सोच लिया था हमारे संविधान में हम शामिल करेंगे। और हमारा जो काम करने का जो हमारे संविधान में जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में हमारे पावर्स डिवीजन कर दिए, स्टेट लेवल और जो हमारा सेंट्रल लेवल है उसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। साथ ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमने अदर देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको उधार या उनसे वो सारे प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही थे उनको ले लिया, उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उनको अपना लिया। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है यही फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।